आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपनी बीवी के पास जाने ही वाला था कि मेरी अम्मी ने मुझे एक सफ़ेद चादर पकड़ा कर कहा कि इसे बेड पर बिछा देना। मैंने वह चादर ले जाकर बेड पर बिछा दी और सुबह उठकर जो मैंने देखा उसे देखकर तो आज मेरी शादी की पहली रात थी और उस वक्त मैं अपनी बीवी के कमरे में जा रहा था। मैं बहुत खुश था। ये मोहब्बत की ना सही पर पसंद की शादी ज़रूर थी। उसका नाम रौनक था। सब प्यार से उसे रानी कहते थे। इरादा तो मेरा भी यही था कि उसे अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। पर जैसे ही मैं अपने कमरे में कदम रखा और सामने बैठी अपनी खूबसूरत दुल्हन को एक नज़र देखा तो लाइट चली गई। मैंने आगे बढ़कर मोबाइल फ़ोन जेब से निकालने लगा ताकि उसकी लाइट ऑन कर सकूं। मगर अगले ही पल मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। किसी ने मुझे मज़बूती से अपनी बाहों में भर लिया था। वे कोई और नहीं, मेरी बीवी थी, क्योंकि जब वे मेरे पास आई तो मुझे उसकी चूड़ियों की खनक और उसके जिस्म से उठती हुई परफ्यूम की खुशबू और उसके पैरों में पहनी हुई पायलों की आवाज़ मेरे आसपास गूंज रही थी। उस वक्त मैं ख़ुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस कर रहा था। शादी की बात होती है तो लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा शर्माना है, नहीं तो तुम्हारा दूल्हा ये समझेगा कि तुम पहले से ये सब कर चुकी हो, यानी कि तुमने किसी में पहल नहीं करनी है, वरना वे तुम्हें चालाक समझेगा। लेकिन असल बात तो ये है कि पहल किसी की भी तरफ से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम लोग यानी हम मर्द इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जी रहा था कि अचानक से लाइट आ गई। शादी वाला घर था, जनरेटर का इंतज़ाम किया गया था। थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हुई तो जनरेटर ऑन करने में 15-20 मिनट लगे। जैसे ही लाइट आई, सामने का सीन देखकर मैं हैरान हुआ। वे फिर से अपनी जगह पर बैठ गई थी और शर्माती हुई नज़रें झुकाए हुए बैठी थी। पता चल रहा था कि अभी अभी जल्दी में ही जाकर बैठी है। अंधेरा हुआ तो तुम मेरे करीब आ गई और जैसे ही रोशनी हुई मुझसे दूर भाग गई। इसके पीछे कौन सा राज है? उसने कहा कि मुझे शर्म आती है। मैंने कहा कि इसका मतलब है अंधेरा करूँगा तो तुम मेरे पास आ जाओगी? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बड़ा खुश था। मेरी बीवी खूबसूरत भी थी, शौक और चंचल भी थी और मेरे लिए दिलो दिमाग से तैयार हुई थी कि हम लोग एक दूसरे के हो जाएं। यानी उसने मुझे दिमाग से कबूल किया था। वे मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी? तभी मेरे दिमाग में किसी शख्स की ऐसी बात आई जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनी थी। तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा कि वह कैसी-कैसी बातें कर रहा था। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में बस यही खूबसूरत है और पाक भी है। मैं आगे बढ़ा। वह और भी ज़्यादा शर्माने लगी थी। मैं उसके सामने बैठ गया। मैंने उसके लिए मुँह दिखाई के तौर पर एक कंगन लिया था जो कि सोने का था। वह मैंने उसकी कलाई में पहना दिया और कहा कि आज से तुम मेरी हो गई हो और मैं तुम्हारा हो गया हूँ। इससे पहले कि मैं उससे और मोहब्बत की कोई बात करता, दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं हैरान तो हुआ कि रात के इस टाइम हमारे कमरे का दरवाज़ा किसने बजा दिया, लेकिन मुझे पता था कि ये हरकत मेरी माँ के अलावा और किसी की नहीं हो सकती है और उनके पास ये सब करने की वजह भी थी। मुझे अंदाज़ा था कि वे किस लिए आई होंगी। मेरी बीवी थोड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि फ़िक्र नहीं कहो, शायद मेरी अम्मी हैं। उसने कहा कि आपकी अम्मी का इस वक्त यहाँ क्या काम है? अभी मैंने आधा दरवाज़ा खोला था कि अम्मी ने कहा कि पूरा दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रुक जाओ, जो काम मैं करने आई हूँ यहाँ खड़े-खड़े हो जाएगा। तुझे भी तो बड़ी जल्दी रहती है ना, पहले कहा था कि ये चीज़ कमरे में रख ले, लेकिन तू बड़ी जल्दी में था, तुझे तेरी पसंद की लड़की देकर दे दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू अभी से दुनिया से बेगाना हो जाए और बीवी के अलावा कुछ याद ही ना रहे। मैंने कहा कि अच्छा मुझे बताएं बात क्या है, शादी की रात भी मुझे डांटेंगी क्या? मेरी अम्मी धीरे-धीरे बोल रही थी, ज़ाहिर वे किसी को सुनाना नहीं चाहती थीं कि वे क्या बातें कर रही थीं। यहाँ तक कि मेरी बीवी को भी नहीं। उन्होंने एक नज़र अंदर झाँक कर देखा और मेरे हाथ में वे चीज़ पकड़ा दी। मुझे पता था कि वे क्या होगा। मैंने उस सफ़ेद चादर को पकड़ लिया। उसे छिपाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और ना ही बीवी से छुपाकर उसको बेड पर डालना मेरे लिए मुमकिन था। मेरी बीवी को पता था कि मेरी अम्मी आई हैं और अभी उसकी नज़र मुझ पर ही थी। मैं वापस पलटा तो वो मुझे देख ही रही थी। मेरी शेरवानी में भी इतनी बड़ी जेबें नहीं लगी हुई थी कि मैं उसके अंदर पूरी बेडशीट छुपा सकता। मैंने अम्मी से कह दिया कि ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा शेर जैसा बच्चा है, मैं तो बस सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ। मैंने कहा कि मुझे पता है, आप फ़िक्र नहीं करें और परेशान भी मत होइएगा। वे जाते जाते अपनी बाई आंख से एक आंसू टपका गईं। इसका मतलब था कि शायद उनका बेटा आज किसी और का हो गया है। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरी बीवी ने देख लिया कि मेरे हाथ में सफ़ेद चादर है।
मैंने कहा कि अब तुम मेरी बीवी हो, तुमसे क्या छुपाना। देखो हम लोग तो गाँव के सीधे-साधे लोग हैं और ये सब तो यहाँ चलता है। मुझे पता है, मैं शहर से ज़रूर आई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गाँव में अभी भी लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए सब कुछ नॉर्मल है। मेरी बीवी ने ज़्यादा गुस्सा भी नहीं किया और उसकी बातों से लग रहा था कि वह वाक़ई में इन चीज़ों को नॉर्मल समझ रही थी। मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया कि उसे किसी बात का डर नहीं था, और होता भी क्यों। वे इस गांव के शरीफ ख़ानदान की बेटी थी। उसके अब्बू की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे शहर में ही रहने लगे थे। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया था। इसके बाद वो रिटायर हो गए थे और फिर इसी गांव में आकर रहने लगे। मेरी बीवी शहर से पढ़ लिख कर आई थी। पढ़ी लिखी, खूबसूरत, समझदार, नौकरी करने वाली लड़की थी। कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं थी जो किसी की बातों में आ गई होती। उसने कहा कि जब तुम्हारी अम्मी ने चादर भेजी है तो इसे अब बिछा भी दो, नहीं तो वो फिर तुमसे बाद में सवाल करेंगी। मैंने कहा कि हाँ, ये तो है। खैर हम फिर से साथ बैठे थे कि अचानक से लाइट चली गई। गांव में आजकल बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी। मैंने कहा कि बार बार लाइट क्यों जा रही है, लेकिन फिर मुझे मेरी बीवी की याद आई। बीवी की बात याद आई कि जैसे ही लाइट जाएगी तो वो मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं था। सुबह मैं जागा तो अपनी आंखों के सामने जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। जैसे ही मैंने बेड की तरफ देखा, मुझे उस आदमी की बात याद आई जिस पर थोड़ी देर पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वे मेरी आंखों के सामने आ गया था। मुझे उसकी बात याद आ रही थी। घर के अंदर सालों पहले मेरे बाबा की शादी हुई थी और उसके बाद आज मेरी शादी हो रही थी, इसलिए सारा ख़ानदान बहुत खुश था। हम लोग भी खाते मीठे समझदार लोग थे। खुशियाँ मनाने के लिए हमें ये नहीं सोचना पड़ता था कि कितना खर्च हो जाएगा, हमें तो बस खुशी मनानी थी, नाच गाना करना था। मेरी होने वाली बीवी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए बारात को बस एक दो गलियां ही पार करनी थी। पर इस तरह मज़ा कैसे आता जब तक बारात के आगे डांस ना किया जाए। लोगों को सुकून नहीं मिलता, इसलिए तय किया गया कि बारात मेरे घर से निकलेगी, लेकिन फिर पूरे गांव का चक्कर काटते हुए वापस घर तक आएगी। यानी कि पूरे गांव का चक्कर काट कर लड़की को लेकर उसके बाद घर आएगी, ताकि सबको खुशी मनाने का मौका मिल सके। घंटों नाच गाना चलेगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ शादी हो गई है, नई दुल्हन घर आ गई है। जब पूरे गांव का चक्कर लगा लिया तो मैं गाड़ी से निकलने लगा कि एक फ़कीर मेरे पास आया और मुझे दुआएं देने लगा। मैंने उसे 2,000 रुपये का नोट देने का इरादा किया और जेब से 2,000 निकाल के उसके हाथ पर रख दिए। वह भी हैरान हुआ और उसने भी मुझे खुशी भरी नज़रों से देखा। फिर उसने एक नज़र मेरी बीवी को देखा। मुझे लगा कि ये यही कहेगा कि तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, लेकिन उसने मेरे कान के करीब आकर ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि तू बड़ा नेक इंसान लगता है, लेकिन ये लड़की तेरे काबिल नहीं है। ये तो 2 बार तलाक ले चुकी है। वह मेरी बीवी को देख रहा था और मेरे पास खड़ा होकर उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मैंने उसे पैसे भी दे दिए थे। मैंने कहा कि चल जा यहाँ से, माफ़ कर, जा निकल जा। उसने जाते जाते मुझे कहा बहुत पछताएगा और वहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया और अपनी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ। मेरी बीवी को उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया और मैं रस्मों में उलझ गया। मेरी बहनों ने, मेरी कज़िन ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा कि रास्ता रुकवाई के पैसे देने होंगे, तब आपको कमरे में जाने देंगे। मैंने उन्हें पैसे दे दिए। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। उसने हमारी पहली रात को मेरे लिए यादगार बना दिया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं भी बाकी दुल्हनों की तरह शर्मा भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम दोनों ने ज़िंदगी को मिलकर शुरू करना है। वे पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन अब जो मैं बेड की तरफ देख रहा था तो हैरानी हो रही थी। मेरी बीवी बाथरूम में चली गई थी। जब वे वापस आई तो उसने भी मुझे हैरान होते हुए देख लिया। उसने कहा कि क्या हुआ है गया? क्या आपको किसी और चीज़ की उम्मीद थी? मैंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? घर वाले बातें करेंगे। मैंने कहा कि हमें इस चादर को कहीं छुपा देना चाहिए। पर मेरी बीवी ने कहा कि क्यों, जिस मकसद के लिए उन्होंने चादर दी थी उनको उस वक्त शर्म नहीं आई, तो हमें ये चादर वापस करते हुए शर्म क्यों आएगी? मैं खामोश हो गया। मुझे मेरी बीवी के लहजे में गुस्सा महसूस हो रहा था। बात ही ऐसी थी, इसको रस्म कहकर किया जाए या फिर कुछ और कहकर किया जाए। बात तो ये अजीब सी थी। फिर मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, थोड़ी देर में औरतें आती होंगी। उसके बाद औरतें जाने, उनके काम जाने और मैं जानूँ, मुझसे सवाल करेंगी, आपको तो कुछ नहीं कहेंगी।
वैसे भी ये बात आपकी नहीं है, फिर भी आप इस मामले में इतना बोल रहे हैं और हर बात पर नज़र रखे हुए हैं, वरना मर्दों को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, जब मुझे रिलीफ़ मिल रहा है तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, आगे तुम जानो। मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद मेरा उस तरफ आना हुआ तो मेरी अम्मी कह रही थी, मेरी बहू तो मेरी आंखों का तारा है, मैं तो इसे अपनी बेटी बना कर रखूँगी, क्योंकि जो उनको चाहिए था वह उनको मिल चुका था। मुझे उस फ़कीर की बातों पर अभी तक गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने एक दोस्त से बात की। मैंने कहा कि यार उस फ़कीर को तलाश करो, मैंने उसे 2 थप्पड़ लगाने हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि जब उसकी कही बात सच नहीं हुई तो तुझे क्या? मैं कहने लगा, उसे शर्म नहीं आती लोगों की बेटियों के बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हुए, जबकि मेरी बीवी तो सिर्फ मेरी ही है। फिर वह इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? हवा में तीर क्यों चला रहा था? मुझे कहीं मिल गया तो 2 थप्पड़ लगाए बगैर जाने नहीं दूंगा। मेरे दोस्त ने कहा कि यार हो सकता है वे पागल हो। मैंने कहा कि इतना भी पागल नहीं था, 2000 रुपये देखकर तो बड़ा खुश हो रहा था। इसके बाद मैंने इस बात को भूल जाने में ही भलाई समझी। मेरी बीवी मेरे घर में एडजस्ट हो गई थी और अच्छे तरीके से रहने लगी थी, लेकिन उसकी नौकरी अभी भी शहर में थी, इसलिए उसे रोज़ाना जाना होता था। शहर मेरे गांव से 1 घंटा दूर था, तो आने जाने में तकरीबन 1 डेढ़ घंटा ज़ाया हो जाता था। एक दिन उसे वापस आने में बहुत देर हो गई तो मेरी अम्मी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया कि अंधेरा हो गया है। मैंने कहा कि अम्मी अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी सिर्फ शाम के 5:30 बजे हैं, सर्दी का मौसम है, इसलिए अंधेरा हो गया है। आप क्यों खुद परेशान होकर मुझे परेशान कर रही हैं? पर अम्मी का कहना था कि तू अपनी बीवी से कह कि वे नौकरी छोड़ दे, हम ज़मींदार लोग हैं, हमें अपनी बहू से काम करवाना भी अच्छा नहीं लगता है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या हमें पैसों की कमी है? मैंने कहा कि नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती है। इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर उसने नौकरी नहीं की तो फिर उसके पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? मेरी अम्मी ने कहा कि अभी उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? साल भर में बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद बच्चा संभालेगी या बैग पकड़ के ऑफिस जाएगी। तेरी बीवी है, अभी से इसको समझा ले। मेरी अम्मी को तो सिर्फ बातें करनी थी, लेकिन मैं जानता था ये इतना आसान नहीं है। मेरी बीवी ने मुझसे शादी से पहले ही ये वादा ले लिया था कि वे शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती है, और उस वक्त मैंने हाँ बोल दिया था क्योंकि मैं उसकी खूबसूरती के आगे मजबूर हो गया था। मैंने सोचा था कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे शादी करनी है, इसलिए जो उसने कहा मैं मान गया। पर अब मैं उसे कैसे कहता कि उसे नौकरी नहीं करनी? मैं अपनी बीवी से हर तरह से कम था, उसकी खूबसूरती में भी उससे कम था। उसने मुझसे ज़्यादा तालीम हासिल की थी, मुझसे ज़्यादा अच्छी नौकरी करती थी, मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती थी और बोलने का तरीका भी रखती थी। और इधर मैं तो गांव का बंदा था, लेकिन उसने बाहर कुछ साल गुजार लिए थे, इसलिए उस पर शहर का असर हुआ था और मैं अभी तक गांव के रीति रिवाजों में ही फंसा हुआ था। मेरी बीवी वापस आ गई। मैंने परेशानी का इजहार किया, लेकिन मैं उसे काम पर जाने से रोक नहीं पाया था। पूरा महीना इसी लड़ाई में गुजर गया कि मेरी बीवी काम पर क्यों जा रही है। लेकिन जब 1 महीने के बाद उसने हम सबके सामने 2.5 लाख रुपए रखे तो मेरी अम्मी भी खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो लाखों रुपए कमाती है, क्योंकि बात तो ये सच है कि कोई जितना भी अमीर हो, पैसे आते हुए किसी को भी बुरे नहीं लगते हैं। अब मेरी अम्मी को भी उसके काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरी बीवी का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब होता जा रहा था। वे मुझे हर चीज़ में डिग्रेड करती थी, जैसे मुझे किसी बात का पता ही नहीं हो, मैं कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मुझे इस बात से गुस्सा आता था। आखिर को मैं मर्द था, मर्द के अंदर अल्लाह ने अना बहुत ज़्यादा रखी है। वह भी ऐसे क्यों कहती थी जैसे मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं है। मेरी बीवी के बाजू पर एक निशान था, जैसे कोई टाका लगा हो। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कभी चोट लगी थी, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया था। हम ज़मींदार लोग थे, एक दफ़ा मेहनत कर लेते थे तो फिर पूरा साल बैठकर खाते थे। हमारे बाग बिक जाया करते थे, लाखों रुपए मिलते थे और पूरे साल का खर्चा निकल रहा था। मेरी बीवी को तो खुश होना चाहिए था कि उसे ऐसा शौहर मिला था कि ज़्यादातर वक्त में मसरूफ़ नहीं रहता था, उसे टाइम भी दे सकता था। यहाँ पर तो उल्टा ही था, मेरी बीवी के पास ही टाइम नहीं था। एक दिन मेरी बीवी किसी से हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा किस से बात कर रही थी? कहने लगी कि मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। मैंने कहा फिर फ़ोन काटने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा क्योंकि मैं आपको टाइम देना चाहती हूँ इसलिए। ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हुई, क्योंकि वैसे तो उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता था।
फिर मुझे इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ दिन के बाद मुझे ऐसी बात के बारे में पता चलेगा कि मैं पूरी तरह से हैरान हो जाऊँगा। एक दिन इसी तरह मैं बैठा था और अपने फ़ोन पर रील देख रहा था, तो मेरे सामने एक ऐसी रील आई कि जिसे मैं देखने पर मजबूर हो गया था। देखने में आया था कि आजकल बाहर के देशों में एक चीज़ निकली थी जो कैप्सूल के नाम से मशहूर थी, जिसको औरत की बाजू में रख दिया जाता है और फिर 3 से 5 साल तक उसके यहाँ बच्चे नहीं होते। उसके बाद कैप्सूल को निकाल दिया जाता है तो उस जगह पर एक टाँका लग जाता है। वे लोग समझा रहे थे कि आप भी इसका इस्तेमाल करें। लेकिन जब उन्होंने दिखाया कि कैप्सूल निकल जाने के बाद एक टाँका लगता है और किस जगह लगता है, तो ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरी बीवी के बाजू पर भी उसी जगह एक टाँका लगा हुआ था और ऐन उसी जगह पर लगा हुआ था, जैसे वे दिखा रहे थे। इसका क्या मतलब था कि मेरी बीवी ने कभी अपने बाजू में कैप्सूल रखवाया था? इधर मेरी अम्मी बच्चे का शोर डाल रही थी कि बच्चा होना चाहिए। लोग तो शादी के अगले महीने ही खबर सुना देते हैं। लेकिन हमारी शादी को 3-4 महीने हो गए थे, अभी तक तो हमारे घर में बच्चे की कोई खुशखबरी मिल जानी चाहिए थी। शादी के बाद जितनी देर करोगे उतनी ही देर से बच्चा इस दुनिया में आएगा। 9 महीने लगते हैं बच्चे को इस दुनिया में आने में, आखिर उसमें भी तो वक़्त लगता है। लेकिन हमारे यहाँ फ़िलहाल बच्चे का कोई भी सीन नहीं था और मेरी बीवी ने कहा था कि वे बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहती थी। आजकल वे मुझसे बहुत बातें छुपाने लगी थी और बातें वही छुपाता है जो गलत रास्ते पर होता है। एक दिन मेरी बीवी फ़ोन पर बातें कर रही थी, किसी मर्द की बुराइयां कर रही थी। मुझे लगा कि वह अपने किसी रिश्तेदार या जानने वाले के बारे में बातें कर रही है। मैं हैरान रह गया जब उसने आखिर में मेरा नाम लिया। वे कह रही थी कि वह तो है ही बेवकूफ़, किसी बात की समझ नहीं है, वैसे ही जैसे गांव के गंवार होते हैं, बस जिस तरह लगा दो उसी तरफ लग जाते हैं। शुक्र है कि मैंने ऐसे इंसान से शादी की, ना तो कोई सवाल करता है ना ही कुछ पूछता है, क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। जब कभी मुझसे ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करता है तो मैं इंग्लिश में किसी चीज़ का ज़िक्र कर देती हूँ, लेकिन उसे क्या पता कि अंदर की बात क्या है। बस उसके बाद से ही मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए शक का बीज पड़ गया था। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मुझे इस निशान के बारे में बताओ, तो उसने कहा कि ये मेरा पैदाइशी निशान है। वे बार बार मुझसे झूठ बोल रही थी, लेकिन एक तरफ हमारी शादी की पहली रात थी जो ये बात साबित कर रही थी कि मेरी बीवी गलत राह पर नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी हरकतें, उसकी बातें साबित कर रही थी कि वे ठीक नहीं हैं। और लोग भी कह रहे थे कि लड़की बड़ी तेज़ है। समझ में नहीं आता था कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं। फिर मुझे उस फ़कीर के बारे में याद आया कि उसने ये बात क्यों की थी। मुझे फ़कीर को तलाश करना था। उसका हुलिया तो मुझे अच्छी तरह से याद था और वह मुझे इसी गांव में मिला था, पर मैं उसे कहाँ तलाश करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे वही फ़कीर ही असील बात बता सकता था, वरना वह ऐसे ही किसी लड़की के बारे में इतनी बड़ी बात क्यों करता। कोई ना कोई बात तो थी। मैंने अपना दिमाग चलाया और गांव के चाय वाले के पास चला गया। मैंने उसका हुलिया बताकर उससे पूछा तो वो कहने लगा, हाँ उसे गांव में देखा तो है, लेकिन रहता कहाँ है ये तो हमें नहीं पता। मैंने उससे कहा, भीख मांगते हुए सड़कों पर नज़र आए तो मुझे फ़ोन कर देना, और कहा कि अगर उसने मेरा ये काम कर दिया तो मैं उसे कुछ पैसे भी दे दूँगा, वरना वे मेरा ये काम क्यों करता। वही बात हुई। 3 दिन बाद मुझे चाय वाले की कॉल आई। वे कह रहा था, मेरी दुकान पर बैठा है, चाय पी रहा है, आप जल्दी आ जाएं। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। वह मुझे देखते ही बोला, मुझे पता था कि मैं उसके पीछे ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अपनी बीवी के बारे में बात करनी होगी। मैंने कहा कि तुम उसे कैसे जानते हो। उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरे कदमे तलवों से ज़मीन निकल गई थी। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बीवी इस गांव में रहती है तो मैं उसके बारे में जानता नहीं था। मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वह शहर में क्या करती रही मैं ये भी जानता हूँ। मैंने एक बार उसके साथ जिस शख्स को देखा तो मैं उसका पीछा करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वह शख्स एक बहुत बड़ा दलाल है और तुम्हारी बीवी उसके साथ इस तरह थी जैसे उसकी कोई बहुत ही ख़ास रिश्तेदार हो। तुम्हारी बीवी पहले भी 2 दफ़ा शादी कर चुकी है, उसे तलाक हुई है। उसका पहला शौहर मैं था। मैंने उससे कहा कि साफ साफ बताओ कि क्या बात है। वह बोला, तुम्हारी बीवी शहर में कोई अच्छा काम नहीं करती है, आज मेरी ये हालत उसकी वजह से ही हुई है। फिर मैंने उससे कहा कि लेकिन शादी की रात तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी माँ ने वह सफ़ेद चादर वाला रिवाज भी किया था, वह उसमें पाक निकली थी। उसने कहा कि ओ भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो।
ज़रा अपना फ़ोन निकालो। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो उसने मुझे कहा कि इस दवाई का नाम लिख कर चेक करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने उस दवाई का नाम लिखा तो पता चला कि ये तो वह कैप्सूल था जिससे औरत अपने आप को कुंवारा साबित कर सकती थी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। तभी तो वह मुझे बेवकूफ़ समझती थी। कहती थी कि मुझे किसी बात का पता ही नहीं है। हमारा सारा ध्यान इस बात पर था कि चादर पर दाग लगता है या नहीं, लेकिन दाग तो हमारी इज्जत पर लग चुका था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। उससे झगड़ा नहीं करना था। मैंने अपनी बीवी को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन अभी ये बात किसी को बताई नहीं थी। मैं सोच रहा था कि घर वालों को बताऊंगा तो उन पर क्या गुजरेगी और मेरी बेइज्जती अलग होगी। सब कहेंगी कि तुझे पता ही नहीं चला, तू इतना बड़ा पागल है। जब मेरी बीवी काम पर गई तो मैंने उसका पीछा किया और उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने थी। वे फ़कीर बिल्कुल सच कह रहा था। वह औरत भरोसे के काबिल नहीं थी। रात को उसके घर पर आने से पहले ही मैंने सारी सच्चाई अपनी माँ को भी बता दी। मेरी माँ भी सच्चाई जानकर हैरान थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। धोखा तो हम खा चुके थे। उस रात जब वे वापस आई तो हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। वह अपने घर चली गई। थोड़े दिन बाद मैंने तलाक का नोटिस भेज दिया और हमारी तलाक हो गई। मैंने ऊपर वाले का और उस फ़कीर का शुक्र अदा किया